परवेज इलाही साहब ने एक बयान दिया कल, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, जो उनके साथ बैठे। मैं काश साहब, इमरान खान साहब ने बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी पॉलिटिकल मूव चली है। उन्होंने 6 दिन का टाइम इसीलिए दिया कि जिस किसी ने जाना है जहां को, उन्हें पता था इस बात का, वरना तो वो असेंबली में फौरन टैली नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि जो किसी ने जाना है। मेरे पास जो लेटेस्ट पोजीशन यही है कि वो चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ के साथ बैठे मीटिंगें चल रही हैं, सियासी मौत वो चाहते हैं तो इनके साथ ज्वाइन कर लेंगे, वरना परवेज इलाही ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये टाइम इसलिए दिया, तहरीक है तो मैं तो आ नहीं सकती है ना इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि क्या गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं कि इजलास तो जारी है? उसमें भी देखिए नया इजलास बुलाना पड़ेगा। इजलास प्रोग नहीं हुआ, इजलास खत्म नहीं हुआ, वो तो नया जब इजलास आएगा और वो भी सेटिस्फाई का तरीका तो मैं तो आ नहीं सकती, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी तो है नहीं, खिलाफ तो वो दाखिल हो जाएगा। हाउ डू यू सी, क्योंकि आप उनकी जो लीगल टीम है उसका भी हिस्सा है अजहर सिद्दीक साहब, 23 को असम्बलियां टूट जाएंगी। होनी जी तहरीक है तो मैं तुम्हारा आ रही है ना, एतमाद की आ रही है। सिर्फ एक चांस बनता है कि चौधरी परवेज इलाही को यहाँ से इस्तीफा दे दे और कल वो दूसरी लोगों के साथ बैठकर को नए वजीर आला के तौर पर आना चाहें, वो एक उसके लिए तो फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, सियासी मौत होगी। नहीं, आप समझते हैं कि 23 दिसंबर को असम्बलियां टूट जाएंगी? जी बिल्कुल, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट जी। 23 तारीख को मैं असम्बलियां टूटते हुए देख रहा हूं, और ये पीडीएम की जहां सिर्फ सियासी मौत है बल्कि इखलाकी मौत है, और उसको बचाने की कोशिशें जारी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए हैं, जो भी आ गए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ना तहरीक है में आएंगे ना एतमाद में आएंगे। वो कोशिश करेंगे फामो तफहीम से मामला हल करने के लिए। अगर तमाम सियासी जमातें इस बात पे आ जाएंगी कि नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली है तोड़ दी जाए तो फिर बात हो सकेगी, वरना नहीं। इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है रिगार्डिंग मोदी एंड इंडिया, उसके बारे में आप अपना टेक दे दीजिए प्लीज। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, दूर नजदीक से जुल्फकार अली भुट्टो साहब का खून तो है जी, बराह रास्त ना सही, लेकिन वो हमारे 100 इख्तलाफात अपनी जगह पर रहे जी, लेकिन भुट्टो खानदान के हवाले से आप कह सकते हैं कि करप्शन बहुत बड़े बड़े इल्जामात है, लेकिन जहां मुल्क की बात आती है वहां बड़ी वजाहत के साथ खुल के बात करते हैं। कोई भी शख्सियत तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने शहादतें दे दी, इस खानदान की कुर्बानियां तो इस हवाले से हैं, और बिल्कुल इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और उम्मीद है कि जिस तरह का स्टैंस यहाँ लिया है वो बाकी सियासी जमातों या बाकी मामलात में, करप्शन में भी इस तरह वो खुलकर बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। वहाँ वाला जो मामला है वो जहाँ तक जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नजरिया है वो वहाँ फिट नहीं होता, लेकिन ये वाली बात वही है, और इसीलिए वो वजीर दाखिला के, वजीर खारजा के तौर पर अपने नाना हजूर के कॉन्टैक्ट नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आसानी रखे, उम्मीद है कि वो ये माइलस्टोन अचीव कर पाए। अजहर सिद्दीक साहब, एक तरफ जब इस बयान के बाद मैं समझता हूँ कि उनका जो है सियासी कद काठ में इजाफा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मौजूदा वफाकी हुकूमत का जो स्टांस है टुवर्ड्स इंडिया, उससे ये इंटायरली डिफरेंट स्टांस है। हाउ डू यू सी इट? बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से नवाज शरीफ का मामला देखें, आपको पता है कि उनके ताल्लुकात नरेंद्र मोदी से क्या है, उनके ताल्लुकात सज्जन मिटल से क्या है, और उनके ताल्लुकात जो हैं ख़ास तौर पर जो अब जिनके ताल्लुक किसी ना किसी तरह से राह से बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में वो बिजनेस पार्टनर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, बगैर वीज़ों के पाकिस्तान में आते हैं, तो वो तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत तो उस पेज पे है ना कि उन्हें, और जितना मर्जी हम कह दें, मिसाल के तौर पर आपने अपनी बात छेड़ दी है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि वो गद्दार, ये लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, ये लफ्ज़ कहा जाते हैं, वो इस मुल्क से ना निकल सके। और जिनके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, आप अंदाजा लगाएं, जिनको वतन कहा जाता है उनको निकाल के भी ले जाते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं निकाला, याद रखिएगा, उनको निकालने वाले निकाल कर लेके गए, फिर वापस ले आए। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1999 के वजह लेके गए, अभी फिर वो निकाल कर लेकर गए, नवंबर 2019 में लेकर गए, और अब फिर जनवरी में सुन रहा तैयारी हो रही है वापस आने की। यानी इस तरह की प्रिविलेज जो है। अजहर सिद्दीक साहब, देखिए एक परसेप्शन है ना, कुछ तबका है जो कहता है, लेकिन हम जुल्फकार अली भुट्टो की वो खिदमात तो नहीं भूल सकते कि जो नॉट एट ऑल, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी दी, आपको छठा एटमी ताकत बनाया। मैं क्रेडिट हमेशा उनको ही देता हूँ, मेरे ख्याल में आप भी देंगे।
बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं एटम बम बनाने का, लेकिन दैट क्रेडिट गोज टू जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये काशिफ बशीर साहब, मैंने तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल का सारा रिकॉर्ड पढ़ा है, 342 की स्टेटमेंट पढ़ी है हेनरी किसिंजर के सामने। Yes. we will eat grass and will not compromise। उन्होंने एटॉमिक जी लाहौर के दोनों हाउस में और उनको ये जो उन्हें फांसी भी दी गई, वो असल तो वजह ये थी, ये तो अमेरिकन ऑपरेशन रजीम चेंज थी ना। अजहर सिद्दीक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के इतने डेयरिंग स्टेटमेंट के बाद एक तरफ तो इंडिया में शोक मनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है, प्रोटेस्ट कर रहे तो हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो कमिंग डेज में इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो 1 माह में होते हैं या 1 साल के बाद होते हैं, उसमें इस बयान के बाद, इस स्टांस के बाद पीपल्स पार्टी को कोई बूस्ट मिलेगा? पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये पॉलिटिकल, देखिए मैं इसमें अब ये डिपेंड करता है कि वो कैश करवाते हैं या नहीं करवाते, कौम इस बात को कबूल करती है ना। खाली सिर्फ इस बयान के ऊपर कोई फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जब तक करप्शन और ये बाकी मामला जो एक मेन एजेंडा है उस पर नहीं बात होगी, तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई इफेक्टिव जो है, यानी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपको यहाँ तक लेके जाना है तो वहां आपको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि 13 सियासी जमातों के साथ अगर तो बैठकर आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर तो मुश्किल ही है कि इसका कोई क्रेडिट ले सकें यहाँ से। That's what I wanted to know, कि अगर इंडिपेंडेंट सोलो फ्लाइट पीपल्स पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में करती है तो क्या उनको कोई बेनिफिट मिलेगा या इस इत्तेहाद में रहने से मिलेगा? ना जी ना, देखें ये पीपल्स पार्टी की अपनी एक हैसियत है, आजादाना हैसियत है, और हमेशा उन्होंने बीबी साहिबा से आ जाए, जुल्फकार अली भुट्टो से आ जाए, उन्होंने इस तरह का चीचों का मुरब्बा बन के इलेक्शन कभी नहीं लड़े हैं, और वो अपनी इनफरादी हैसियत उन्होंने बरकरार रखी है। और अब भी मेरी तरफ से तो एडवाइस यही है, उन्हें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने चाहिए। सिद्दीक साहब, 4 जमानतों के मामला आज हुए हैं। सबसे पहले आजम स्वाति, फिर इमरान खान की जमानत में तुसी हुई, और शराब के गैर कानूनी परमिट जारी करने के मामले में भी 5 जनवरी उस्मान बुज़दार का 5 जनवरी तक जो है तुसी हुई है। फिर डिप्टी स्पीकर की जो है जमानत कबल से गिरफ्तारी मंजूर हुई है। हाउ डू यू सी इट? क्योंकि ये जमानतें चलती रहेंगी, इनका मेरे ख्याल में आप बेहतर बता सकते हैं कि इनका एंड रिजल्ट क्या होगा। देखिए, जहां तक तो मसला है इमरान खान साहब की अगेंस्ट पर्चे दर्ज कराने का, वो तो झूठ पे इसलिए नजर आते हैं, ना तो कोई दहशतगर्दी अभी तक की है, वो तो सेशन जज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो जनाब वो भी दहशतगर्दी और तौहीन अदालत लग की थी, हालांकि ऐसी पोजीशन नहीं थी। बाकी ये सब झूठे केस है। कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से, यानी इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है, ये सारा मामला हम देख रहे हैं, और रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, और इन केसेस में मैं नहीं समझता, यानी आजम सवाती साहब के हवाले से तो मैं समझता हूँ खाली पर्चों की हद तक तो बात थी, लेकिन अब ये प्रिंसिपल एक सेट डाउन हो जाना है कि और इलेक्ट्रॉनिकली जो मामला है वो एफआई का इख्तियार आएगा। बलोचिस्तान, लेकिन अगर सदीक साहब बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स ने खत्म कर दिए उनके ऊपर जो एफआईआर खत्म हो गया ना, अब तो इस्लामाबाद हमें चलनी है और एफआईए का मामला चलना है। आज बहस मुकम्मल हो गई है, कल जो दूसरे वो बहस करेंगे, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला आ गया है। मुझे इसकी जमानत नजर आती है। मुझे तो इन दिनों के अंदर आजम स्वाति वाला मामला भी मुझे रैप अप होता रहता है, ट्रायल चलता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, जब आप कहते हैं कि ये सियासी मुकदमात हैं, तो आप जैसे वकला और आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, अली जफर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, तो फिर आप इसको खत्म क्यों नहीं करवाते? अच्छा देखिए, आपके सामने आपने ये देखा होगा कि बलूचिस्तान में मुकदमे खत्म हो गए, सिंध में मुकदमे खत्म हो गए, और पंजाब में मुकदमा आपके सामने कोई ऐसा है नहीं। ये अब रह गया है सिर्फ एफआईए की हद तक, और एफआईए में जमानत के बाद उसके क्वैशमेंट के हवाले से मामला आएगा, और वो भी मेरा ख्याल है मुश्किल ही है चल सके। जहाँ तो हमें पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम करनी पड़ेगी, वरना इस शक्ल में मुझे नहीं नजर आता है कि ये मुकदमे यहाँ आगे चल जाए। बाकी जहाँ तक डिप्टी स्पीकर वाला मामला है वो नैब के हवाले से है, और नैब अब ऐसा कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने नैब को जीरो कर दिया है, पर काट दिए हैं, और आपने वो देखा है कि बड़े से बड़े केसेस में आपने देख लिया कि एवनफील्ड के केस में जो है ना, एवनफील्ड के केस में हम लोगों ने सारा आप देख लिया, और उस एवनफील्ड के केस में भी आप अभी तक नैब ने अपील फाइल नहीं की। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब नैब के पर काटने की बात होती है तो इमरान खान, पीटीआई और आप वकला जो हैं, उनकी टीम जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। कोई आउटकम आपको नजर आ रहा है कि सेट असाइड हो जाएगा, या फिर उसको अगली असम्बली तक? ये भी सुनने में आया कि हो सकता है मुझ पे कंटेम्प्ट ना लग जाए,
लेकिन ये हो सकता है कि अगली असम्बली तक इसको डेफर कर दिया जाए कि वो इसका डिसाइड करे, नैब का जो मुस्तकबिल है, जो अमेंडमेंट की गई है अधूरी असम्बली से। अच्छा देखिए, जहाँ तक नैब में तरामीम है ना, ये तो पर्सन स्पेसिफिक भी है और ये इख्तियार से तजावुज भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये देखे ना, अगर प्राइवेट लोगों की हद तक तो नैब में ये तरामीम होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आपने टोटल 50 करोड़ और ये सारा जो कुछ भी हुआ है ना, ये नजर आ रहा है ये बदनीति पे है और ये स्टैंड नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बड़ा मुश्किल है, इनको प्रोटेक्ट करेगी। माइंड भी दे दिया कि वन साइडेड हुआ है, यानी ना कोई डिबेट हुई, ना कोई डिटेल डिस्कशन हुई और इन लोगों ने अपनी जात की हद तक, और यही नुकसान भुगते फिर है ना कौम। यानी अब तो आपने कितने करप्शन के केसेस देखे हैं कि इन दिनों में इन्होंने पकड़े हो। जहां तक उस्मान बुज़ार है वो भी मैं बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा, वो कोई केस नहीं है, वो भी फारग हो जाएंगे, बाकी भी फारग हो जाएंगे। पर शहजादी का केस एक झूठा सा मुकदमा बनाकर चल रहे हैं, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ इख्तियार के हवाले से, वो वहां कोई नहीं है। यानी वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होने वाली बातें अभी भी आज भी मौजूद है, लेकिन ये तरामीम जो है ना, मैं इसको खड़ा होते नहीं देखता।